वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ एएस। अब हम लोग करेंगे बेटा एएस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अच्छे से करके जाना जैसा मैं करा रहा हूँ। तो जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सर करेंगे पहला उसका कंसेप्ट समझ लेते हैं एग्जैक्टली वो एएस बोल के। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होता है, कुछ रूल्स होते हैं, अकाउंट्स के कुछ रूल्स हैं। तो एएस का अपन पहले रूल समझ लेते हैं कि कौन सा एएस क्या बोलता है, फिर उसका इम्प्लीकेशन, फिर प्रैक्टिकल अपन उसका सॉल्व करेंगे जो भी एग्ज़ाम क्वेश्चंस है। सर इतना करेगा तो बहुत हो गया, बहुत हो गया बेटा, क्योंकि मैं क्या करूँगा पहला आपको पूरा एएस समझाऊंगा, फिर हम लोग क्या करेंगे जितना भी पास्ट पेपर्स आ गए इंक्लूडिंग आरटीपी, बस सब लोग वही करके जाते हैं, आप भी अच्छे से करके जाओ। फर्क यही रहता है भाई, बच्चे लोग को समझता नहीं उसको कैसे अप्लाई करना। तो मैं कोशिश करूँगा एकदम सिंपल में समझाने को, ठीक है। हम अनपढ़ गंवार है तो भाई हमको एकदम सिंपल में समझाओ। तो स्टार्ट करते हैं और फ्रेंड लोग के साथ शेयर करना। चलो आज हम लोग पढ़ेंगे AS4। AS4 का नाम है कॉन्टिजेंसी एंड इवेंट्स ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट। कॉन्टिजेंसी जो है वो AS29 में शिफ्ट कर दिया, तो अभी फिलहाल इसका नाम ही है इवेंट्स ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट। इसके अंदर हम यही सीखेंगे। तो पहले इसको समझ लेते हैं ये AS4 बोलता क्या है, बाद में इसके ऊपर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है। सुनो, तो पहला है, मैं सब लिख के रखा हूं ताकि आपको इजी गिरे। पहला AS4 क्या बोलता है, इवेंट्स ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट। नीचे देखो, नीचे मतलब कहाँ सर, ये ड्राइंग देखो ना। देखो एक है हमारा फाइनेंशियल ईयर, जैसा फाइनेंशियल ईयर 2021-22 है तो यहाँ से यहाँ तक हमारा फाइनेंशियल ईयर है, यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा फाइनेंशियल ईयर है। हाँ सर, तो फाइनेंशियल ईयर को हम लोग, आपको मालूम है कट ऑफ डेट होता है जहाँ पर हम अपना पूरा बुक्स क्लोज करते हैं। सेल्स 31 मार्च तक रिकॉर्ड करेंगे, परचेज 31 मार्च तक रिकॉर्ड करेंगे, हर खर्चा को कट कर देंगे 31 मार्च 2022 को, क्योंकि एक कंसेप्ट होता है ना पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी एक पीरियड होता है जहाँ पर 21-22 का खर्चा 21-22 में ही लिखेंगे, वो अगले साल नहीं लिखेंगे। लेकिन ये एएस थोड़ा सा हट के बताता है। ये एएस बोलता है कि रुको, कुछ ऐसे चीज है जो अगला फाइनेंशियल ईयर में चले गया है। तो कैसा चीज, जैसा एग्जांपल ये ड्राइंग दिखाई दे रहा है, अपना फाइनेंशियल ईयर 21-22 है तो अपना बैलेंस शीट डेट है 31 मार्च 2022। कुछ ऐसे इवेंट जो बैलेंस शीट के बाद होते हैं, कुछ ऐसे इवेंट जो बैलेंस शीट के बाद होते हैं लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूवल से पहले, मतलब बैलेंस शीट के बाद अप्रूवल से पहले, इस बीच में पता चला बैलेंस शीट का डेट है 31 मार्च 2022 और बोर्ड डायरेक्टर अप्रूव करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो 30 जून 2022 को अप्रूव किए। तो मार्च और अप्रैल, ना 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 ना, मार्च तो बैलेंस शीट था, अप्रैल मई जून, इस 3 महीने में जो भी ट्रांजैक्शन होंगे इसी को बोलते हैं इवेंट्स ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट। देख लो ना, अप्रैल मई जून, तो इस 3 महीने में जो भी कुछ हुआ उसी को बोला जाता है इवेंट्स ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट। समझा व्हाट इज इवेंट ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट? बैलेंस शीट का डेट के बाद और अप्रूवल से पहले। तो क्या लिखा है, व्हाट इज AS4 इवेंट्स ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट क्या है, आर तो सिग्निफिकेंट इवेंट। वो सिग्निफिकेंट इवेंट्स है, वो फेवरेबल भी हो सकते हैं, अनफेवरेबल भी हो सकते हैं। मतलब वो कंपनी के लिए पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। पॉजिटिव मतलब कुछ पैसा आने वाला है तो पॉजिटिव भी हो सकता है, गुड न्यूज़। कभी कभी बैड न्यूज़ भी हो सकता है, पता चला मार्च के बाद किसी ने हमारे पर कोर्ट में केस ही ठोक दिया, यार ये कहाँ से आते हैं लोग। अनफेवरेबल तो मतलब वो जो इवेंट होगा ना बेटा, वो फेवरेबल भी हो सकता है, अनफेवरेबल भी हो सकता है। इतना समझा? मतलब जो 3 महीने में जो हमारे साथ हुआ वो गुड न्यूज़ भी हो सकता है, बैड न्यूज़ भी हो सकता है। दैट ऑकर बिटवीन बैलेंस शीट डेट एंड द डेट व्हेन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव्ड बाय द बोर्ड ऑफ। सबको समझा? इवेंट्स ऑकरिंग ऑफ बैलेंस शीट डेट कहाँ से कहाँ तक गिनते हैं, 31 मार्च के बाद लेकिन अप्रूवल से पहले वो जो पीरियड आता है, इस बीच में कुछ इवेंट होगा, वो फेवरेबल भी हो सकता है, अनफेवरेबल भी हो सकता है कंपनी के लिए। तो क्या करे कालिया? तो सुनो, बना के रखा। तो या तो वो इवेंट, जो भी इवेंट होगा इस पीरियड में, उसको या तो एडजस्ट करेंगे नहीं तो नहीं एडजस्ट करेंगे। हाँ, मैं बीच में आ रहा हूँ।
थोड़ा सा आ रहा हूँ, हाइड कर दूंगा जब मैं ये पढ़ाऊंगा, तो चिंता मत करो आप। तो सुनो, कुछ एडजस्टिव इवेंट होते हैं, कुछ नॉन एडजस्टिव इवेंट होते हैं। व्हाट इज एडजस्टिव इवेंट? मतलब हमें इस 3 महीने में जो भी कुछ होगा मार्च के बाद, हमें अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ चेंजेस करना पड़ेगा। वापिस बोलता हूँ, मतलब ये ड्राइंग के थ्रू समझाता हूँ। मतलब अगर यहाँ कुछ ऐसा सिचुएशन आएगा, चलो मैं एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ आपको, फिर में पढ़ेंगे हम लोग। हाँ, 2 एग्जांपल लेते हैं। अगर एक हमारा डेटर है, जो ये डेटर वाला एग्जांपल बार बार आता है, चिंता मत करो, तो इसी से कंसेप्ट समझ जाओगे। तो सुनो, एक डेटर है जिसको हम उधारी माल बेचते हैं, उससे मुझे 2 लाख रुपए लेना था। ठीक है, 31 मार्च का बात कर रहा हूँ। 31 मार्च को उस डेटर से मुझे 2 लाख रुपए लेना है। लेकिन ये डेटर है ना, ये जो डेटर है जिससे मुझे 2 लाख रुपया लेना है, तो सुनो, ये हमारा 31 मार्च बैलेंस शीट डेट है, और हमें एक डेटर से 2 लाख रुपए लेना है, इतना समझा। लेकिन ये डेटर का इधर जो डेटर का जो खुद का बिजनेस है, इंटरप्राइजेस है, वहाँ जोरदार आग लगा। जोरदार आग कब लगा था? ये आग लगा था करीबन मार्च में, पकड़ लो 15 मार्च 2022 को आग लगा था। हाँ, क्या डेंजर आग लगा, ये लाल लाल लाल, ठीक है, आग लगा था। ठीक है सर, तो डेटर का फैक्ट्री में आग लग गया और हमें उस डेटर से 2 लाख रुपए लेना है। तो क्वेश्चन ये है, क्या हम इसको एडजस्ट करें? और ये जो इसका जो बैड न्यूज़ था ना, हमें कब पता चला? बैलेंस शीट का डेट के बाद पता चला। मतलब हमें पता चला, पकड़ चलो 20 अप्रैल 2022 को पता चला। इतना समझा बेटा? हमें ये बात कब पता चला? हमें बात पता चला 20 अप्रैल, मतलब मार्च के बाद 20 अप्रैल 2022 को पता चला। 20 अप्रैल 2022 को पता चला। तो क्वेश्चन ये है, क्या हमें 31 मार्च, क्योंकि 20 अप्रैल 2022 को पता चला कि ये जो बंदा है इंसॉल्वेंट हो गया, भिखारी हो गया। तो सवाल ये है, क्या हमें 31 मार्च को एडजस्ट करना है क्या? क्योंकि 31 बैलेंस शीट हम जब बनाए थे उसमें डेटर लिखे थे 2 लाख डेटर से लेना बाकी है। अब पता चला 20 दिन के बाद सत्यानाश, वो आदमी भिखारी हो गया। तो क्वेश्चन ये है, क्या हमें बैलेंस शीट का डेट को चेंज करना है क्या? बैलेंस शीट में जो ये जो बैलेंस शीट बनाए रहेंगे आपने 31 मार्च 2022 का, उसमें आपने मस्त लिखा है डेटर 2 लाख का, कि डेटर से 1 लाख 2 लाख रुपया लेना बाकी है। क्या इसमें चेंजेस करें? जल्दी बताएं। तो अभी आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। बोलता है, कुछ ऐसा इवेंट, कुछ ऐसा कंडीशन, कुछ ऐसा सिचुएशन जो बैलेंस शीट डेट के दिन एग्जिस्ट करता है। बैलेंस शीट डेट का दिन, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। वो सिचुएशन ये डेट को एग्जिस्ट करता है। कुछ कंडीशन या कुछ सिचुएशन, इसको तुम कंडीशन बोल दो, सिचुएशन बोल दो। मतलब 31 मार्च 2022 को वो सिचुएशन अराइज होता है कि वो डेटर का फाइनेंशियल पोजीशन अच्छा नहीं है, क्योंकि आग तो उसके पहले लगा था। तो 31 मार्च को डेटा दिखाना गलत होगा, क्योंकि 31 मार्च को उसका पोजीशन ठीक नहीं था। वो अलग बात है, हमें नहीं मालूम था, लेकिन हमें कुछ एडजस्टमेंट करेंगे हम लोग। तो हम लोग पलट के पीछे जाएंगे और इसके अंदर एडजस्टमेंट करेंगे, क्योंकि ये जो पोजीशन है 31 मार्च को सिचुएशन था, 31 मार्च को सिचुएशन था कि वो आदमी पैसा नहीं देगा। सुना आ रहा है? 31 मार्च को वो सिचुएशन था कि वो आदमी पैसा नहीं देगा। तो इसीलिए हमें ऐसा चीज़ को एडजस्ट करना पड़ेगा। मतलब डेटर को हम प्रोविज़न कर देंगे, RDD, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट, पूरा 2 लाख पूरा डूबने वाला है। समझ में आ रहा है? इसको बोलते हैं एडजस्टिव इवेंट। ऐसा चीज़ को हमें एडजस्ट करना है। सर सिचुएशन चेंज कर रहा हूँ, ध्यान देना बेटा। बैलेंस शीट का डेट है 31 मार्च को हमें पैसा लेना है, बरोबर सर। तो डेटर से वही 2 लाख रुपए लेना है, सेम 2 लाख रुपए लेना है।
लेकिन जो आग लगा ना उसके बाद आग लगा, ये देखो आग इधर लगा। सर इसका डेट कुछ डाल दो, तो इसका डेट करीबन पकड़ लो, इसका डेट 15 अप्रैल को आग लगा, 15 अप्रैल 2022 को। और ये गुड न्यूज़, हमें बैड न्यूज़, हमें पता चला 20 अप्रैल को पता चला, 20 अप्रैल 2022 को पता चल गया कि वो आदमी इंसॉल्वेंट हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया। जल्दी बताओ, इधर आग लगा है सीने में नहीं, आग लगा है बैलेंस शीट के पहले। तो ये बैलेंस शीट को 31 मार्च को वो सिचुएशन था कि वो आदमी नहीं दे सकता है, उसका कैपेसिटी नहीं है पैसे देने का, तो हमें प्रोविजन करना चाहिए, हमें उसको एडजस्ट करना पड़ेगा, नहीं दिखाना है। लेकिन यहाँ पर 31 मार्च 2022 को क्या आपको पता था कि उसके इधर आग लगेगा? जल्दी बताओ। 31 मार्च 2022 को आपको पता था कि उसके इधर आग लगेगा? कल कौन मरने वाला आपको मालूम है? नहीं ना, कुछ चीज़ हम नहीं प्रिडिक्ट कर सकते। मैं फिर से बोलता हूँ, 31 मार्च का बैलेंस शीट के इधर खड़े हो जाओ और पता करो क्या आपको वो दिन को वो सिचुएशन मालूम था? अंदर से आवाज आएगा नहीं, आपको किधर बोलता? आपके साईं बाबा हो, भगवान हो। सिंस आप भगवान नहीं हो तो आपको मालूम नहीं था, वहाँ पे वो कंडीशन नहीं था कि ये आदमी नहीं देगा, ऐसा कोई सिचुएशन नहीं था। कंडीशन सिचुएशन है, वर्ड बार बार आएगा, कंडीशन सिचुएशन। तो 31 मार्च को सिचुएशन नहीं था कि वो आदमी पैसा नहीं देगा, वो अलग बात है, वो सिचुएशन बाद में अराइज हो गया। तो 31 मार्च को हमें इसको एडजस्ट नहीं करना है, तो हमें इस ऐसा केस में हम अपना बैलेंस शीट में डेटर को शो करेंगे 2 लाख। समझा करो फीलिंग को। इसको बोलते हैं एडजस्टिव। पहला वाला मैं एडजस्ट किया, दूसरा वाला एडजस्ट नहीं किया, क्योंकि 31 मार्च का जो डेट था वो दिन वो सिचुएशन अराइज नहीं हुआ था। ठीक है, तो समझा एडजस्टिव नॉन एडजस्टिव। अब मैं जो पढ़ा ना उसको मैं बताता हूँ, क्या ध्यान देना। सुनो, व्हाट इज एडजस्टिव? सर क्या क्या चीज़ हमें एडजस्ट करना, मैं ड्राइंग के थ्रू बनाया ये झूमर। तो 3 चीज़ आएगा तो एडजस्ट करना। पहला एडजस्टिव लिखा है ना, एडजस्टिव इवेंट, ये इवेंट आएगा तो एडजस्ट करना बिंदास, पीछे पलट के जाने का, एडजस्ट करने का प्रीवियस ईयर का बैलेंस शीट में। पहला, वो कंडीशन वो सिचुएशन एग्जिस्ट ऑन द बैलेंस शीट डेट, बैलेंस शीट डेट को वो सिचुएशन एग्जिस्ट करता है। याद देना, ये इंग्लिश आपको लिखना है। कभी कभी डायरेक्टली ES पूछेगा तो डायरेक्ट आंसर मत लिखना, पहला इंग्लिश लिखना है, 2-3 लाइन का, 4 लाइन का। तो क्या बोलना है? एडजस्टिव इवेंट आर दोस इवेंट व्हेन द कंडीशन एंड सिचुएशन एग्जिस्ट ऑन द बैलेंस शीट डेट मटेरियल अफेक्टिंग द एसेट्स एंड लायबिलिटी। वो मटेरियल है हमारे लिए। और पहली बात तो सबसे गोल्डन वर्ड तो ये है बेटा, सिचुएशन, कंडीशन या सिचुएशन एग्जिस्टिंग करता है बैलेंस शीट डेट को, और हमें बहुत अफेक्ट करेगा हमारा एसेट्स एंड लायबिलिटी को अगर वो गलत लिखेंगे तो। समझे? कंडीशन एंड सिचुएशन एग्जिस्ट ऑन द बैलेंस शीट डेट मटेरियल अफेक्टिंग द एसेट्स एंड लायबिलिटी। सर एग्जांपल बताओ ना, ये रहा एग्जांपल लिख के रखा हूं। फायर ऑकर ऑन डेटा प्रीमाइसेस 25 मार्च को आग लगा, सुन रहे हो? 31 मार्च से पहले ऑन द बैलेंस शीट डेट देयर इज अ कंडीशन एग्जिस्ट। देखो मैं बोला ना, कंडीशन एग्जिस्ट करता है, दैट डेटर विल नॉट पे पैसा। 31 मार्च को सिचुएशन है कि वो उसका परिस्थिति खराब हो गया है, लेकिन हमें कंफर्मेशन पता चला, कंफर्मेशन ऑफ इंसॉल्वेंसी रिसीव्ड ऑन 25 अप्रैल। तो ऐसा सिचुएशन को हम एडजस्ट करेंगे। समझ में आ रहा है? एडजस्टिव इवेंट, एडजस्टिव इवेंट समझ में आया तो हम इसको एडजस्ट करेंगे, क्योंकि 31 मार्च को सिचुएशन था कि वो आदमी का परिस्थिति खराब चल रहा है, फाइनेंशियल पोजीशन उसका खराब है, वो नहीं पैसा देगा। तो फालतू का डेटर लिखना गलत होगा बैलेंस शीट एसेट्स में, हम उसको एडजस्ट करेंगे। समझा? सिचुएशन याद रखो, बैलेंस शीट का डेट को सिचुएशन था कि वो आदमी पैसा नहीं देगा, तो एडजस्ट करो। दूसरा चीज़, भले अभी दूसरा चीज़ बता रहा हूँ, सेकेंड और कब एडजस्ट करना है? कभी कभी सिचुएशन अराइज नहीं होगा, सिचुएशन अराइज नहीं होगा, कोई लेना देना नहीं होगा, लेकिन आपका याद है ना, फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशन 3 होता है, गोइंग कंसर्न, कंस्टेंसी और एक्रूअल। यह असम्पशन आपको फॉलो करना है। अगर ये असम्पशन नहीं फॉलो कर तो डिस्क्लोज करना पड़ता है। हाँ, तो अगर आपका गोइंग कंसर्न इफेक्ट होता है, गोइंग कंसर्न आप फॉलो नहीं कर रहे हो, फ्यूचर में गोइंग कंसर्न इफेक्ट होने वाला है, तो आपको पीछे जाके एडजस्ट करना है प्रीवियस ईयर का बैलेंस शीट में, मतलब जो फाइनेंशियल ईयर का रहेगा उसमें एडजस्ट करना, अगर आपका गोइंग कंसर्न इफेक्ट होता है। सर एग्जांपल लिखा हूँ ना आपके लिए, अच्छा एग्जांपल, डिस्ट्रक्शन ऑफ मेजर प्रोडक्शन प्लांट आफ्टर बैलेंस शीट डेट। बैलेंस शीट डेट के बाद अपना ही फैक्ट्री में जोरदार धमाका हुआ, रे ऐसा लगा न्यूक्लियर बम फटा है,
जोरदार धमाका हुआ, ब्लास्ट हुआ, प्लांट में आग लग गया। और अभी ऐसा हमारा ये आग कब लगा? अप्रैल में हुआ, एग्जाम्पल अप्रैल में हुआ। मतलब बैलेंस शीट का डेट के बाद, यही ड्राइंग बैलेंस शीट का डेट के बाद, ये वाला सिचुएशन बैलेंस शीट का डेट के बाद लेकिन अप्रूवल से पहले जोरदार आग लगा। और ये आग लगने की वजह से हमारा कोई अभी उम्मीद नहीं कि हम आगे कंटिन्यू करेंगे, हमारा कोई उम्मीद नहीं कि हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो फिर बेटा ये तो कंडीशन सिचुएशन हमको 31 मार्च को नहीं मालूम था कि 31 मार्च को, समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? देखो ऊपर बता रहा हूँ ड्राइंग के थ्रू, बच्चे भड़क जाते हैं। देखो इसको समझा रहा हूँ इधर ऊपर। 31 मार्च 2022 था बेटा जी, हाँ। और आग इधर लगा, जोरदार ब्लास्ट हुआ, इधर आग लगा। और अप्रूवल ये तारीख को होने वाला है, हाँ 30 जून 2022 को अप्रूवल होने वाला है। तो बेटा मैं ये बोल रहा हूँ 31 मार्च को तो आपको पता था कि ब्लास्ट होने वाला है, तब तो मैं कभी का गाँव भाग गया रहता था। 31 मार्च को आपको मालूम था क्या? नहीं ना। तो पहला वाला नहीं मैच हो रहा है, पहला वाला नहीं हो रहा है, तो दूसरा वाला तो हो रहा है ना। ये ब्लास्ट होने से आपका गोइंग कंसर्न आगे इफेक्ट होने वाला, आगे आप बिजनेस कंटिन्यू नहीं कर पाओगे। तो ये बात आपको एडजस्ट करना है, ये बात एडजस्ट करना है, समझना ये एक्सेप्शन है। तो कंडीशन और सिचुएशन एग्जिस्ट करता है तो एडजस्ट करो, कंडीशन और सिचुएशन एग्जिस्ट नहीं करता है लेकिन अगर आपका गोइंग कंसर्न इफेक्ट होता है तो ये बात आपको एडजस्ट करना है, एडजस्टिव इवेंट में आता है। समझ में आया? पहले एग्जांपल डिस्ट्रक्शन ऑफ मेजर प्रोडक्शन प्लांट आफ्टर बैलेंस शीट डेट। दूसरा और एक एग्जांपल, फायर ऑकर इन ओन प्रीमाइस। वर्ड पकड़ में आ रहा, ओन प्रीमाइस बोला मैंने, अपने प्रीमाइस में आग लगा 15 अप्रैल को। वी विल नॉट एबल टू कंटिन्यू, ये दोनों केस में वी विल नॉट एबल टू कंटिन्यू द बिजनेस। तो बेटा ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, वी विल नॉट, आई क्विट, गिव मी सनशाइन, आई वांट टू ग्रो। तो भाई साहब हम कंटिन्यू नहीं करेंगे तो आप गोइंग कंसर्न किधर फॉलो कर रहे हो? तो ऐसा चीज को आपको एडजस्ट करना पड़ेगा कि हमारा असेट्स एंड लायबिलिटी जो भी डिस्टर्ब होगा हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। लॉस बाय फायर, दो समझा? अगर कंडीशन सिचुएशन एग्जिस्ट करता है तो एडजस्ट करना है, अगर आपका गोइंग कंसर्न इफेक्ट होता है तो एडजस्ट करना। और तीसरा बेटा जी स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है। व्हाट इज स्टैट्यूटरी? स्टैट्यूटरी मतलब लॉ बोलता है, लॉ बोलता है एडजस्ट कर, ज़्यादा शानपट्टी मत कर, लॉ बोलता है तो आपको एडजस्ट करना है। Example, if the enterprises declare dividend to shareholder after balance sheet date, it will not be shown in the liability side of the balance sheet unless statutory, unless जब तक, सर कब तक? जब तक लॉ नहीं बोलता, अनलेस स्टैच्यू रिक्वायरमेंट, मतलब जब तक लॉ नहीं बोलेगा तब तक आपको लायबिलिटी साइड में नहीं लिखना है। सर एक ड्राइंग के थ्रू बताओ, ये देखो 31, देखो इधर देखो, इधर 31 मार्च 2022, 21-22 फाइनेंशियल ईयर था और कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया, इधर डिविडेंड डिक्लेयर किया। तो जो डिविडेंड डिक्लेयर किया आपको प्रीवियस ईयर में नहीं लिखना है, 21-22 में नहीं लिखना है, जब तक स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट नहीं आएगा, जब तक लॉ नहीं बोलता आपको नहीं लिखना लायबिलिटी साइड में, समझा? हाँ अगर लॉ बोलता है लिखो तब आप लिख सकते हो, मतलब लॉ से बढ़ के तो कोई नहीं होता है ना, बस इतना समझना है। मतलब ये सब ट्रांजेक्शन कब हो रहे हैं? 31 मार्च के बाद अप्रूवल से पहले। अगर कंडीशन सिचुएशन एग्जिस्ट करता है तो एडजस्ट करो, गोइंग कंसर्न अफेक्ट करता है तो एडजस्ट करो, या स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है सब और है, हाँ क्या और तीनों में से कुछ भी होगा तो एडजस्ट करने का, समझा? अच्छे समझा? तो क्या बोला सर ने? व्हाट इज एडजस्टिव इवेंट? अगर कंडीशन एंड सिचुएशन एग्जिस्ट, ये थ्योरी लिखना है एग्जाम में मस्त एकदम। Condition and situation exist on the balance sheet date, material affecting the assets and liability. Second, going concern affected. Or third, there is statutory requirement. In that case, we have to make adjustment in the balance sheet of the previous year. ठीक है ना? तो नीचे आंसर लिखा हो assets and liability, नीचे तीनों के लिए कॉमन आंसर, assets and liability should be adjusted and disclosure भी देना है। मिला तीनों के लिए कॉमन, assets and liability को एडजस्ट करना है। सबको समझा? फर्स्ट पार्ट बाहुबली पार्ट 1। अब हम करते हैं पार्ट 2। कुछ होता है, कुछ आपको नहीं एडजस्ट करना है, कुछ चीज़ आपको नहीं एडजस्ट करना है, उसको बोलते हैं नॉन एडजस्टिव इवेंट। ये आपको ऊपर वाला पार्ट दिखाई दिया ना, मैं बीच में आया था, ये दिख रहा है बेटा? हाँ दिखाई दे रहा है? यस सर दिख रहा है। चलो हम आगे बढ़ते हैं, बच्चे होशियार हैं। तो अब आते हैं नॉन एडजस्टिव इवेंट। बेटा कुछ चीज़ आपको एडजस्ट
नहीं करना है। ई नॉट चॉल्वे। नॉन एडजस्टिव इवेंट क्या होता है, उसके अंदर भी 3 बनाए, जैसा उसके 3 थे त्रिशूल, ऐसे इसके भी 3 थे। पहला चीज, उसका बैलेंस शीट का डेट से कोई लेना देना नहीं है, मतलब बैलेंस शीट को डेट को एग्जिस्ट ही नहीं करता उस सिचुएशन कंडीशन। बैलेंस शीट के डेट को कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करता है, या सिचुएशन ही नहीं था बैलेंस शीट डेट को, तो आपको वो एडजस्ट नहीं करना। हेयर कम द एग्जाम्पल, एग्जाम्पल करते हैं बच्चे लोग के लिए। हेयर कम द एग्जाम्पल बेटा, सुनो। ऑन 31 मार्च 2022, याद है ना, इन्वेस्टमेंट का अपन मार्केट वैल्यू डिस्क्लोजर दिखाते हैं। तो 31 मार्च 2022 को इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट 75,000 था, उसका मार्केट वैल्यू 90,000 और डिस्क्लोजर दिखाना पड़ता है ना। लेकिन वो मार्केट वैल्यू 25 अप्रैल को 40,000 हो गया, कम हो गया। तो वो 25 अप्रैल को हुआ ना बेटा जी। क्या 31 मार्च को आपको मालूम था कि शेयर बाजार में उसका भाव गिर जाएगा? साईं बाबा हो, भगवान हो, तो बेटा 31 मार्च को आपको किधर मालूम था? क्योंकि वो 31 मार्च को वो सिचुएशन था। ये 31 मार्च को हमें नहीं पता था कि 40,000 हो जाएगा, हम तो कभी कभी डालते थे, नहीं तो 31 मार्च को वो सिचुएशन नहीं था। नॉट रिलेटेड टू कंडीशन या सिचुएशन एग्जिस्टिंग ऑन द बैलेंस शीट डेट, दैट इज वाई विल नॉट गोइंग टू एडजस्ट अवर एसेट्स एंड लायबिलिटी। समझ में आ रहा है? फाइनेंशियल ईयर का एसेट्स एंड लायबिलिटी को हम एडजस्ट नहीं करेंगे अगर नॉट रिलेटेड टू कंडीशन एग्जिस्टिंग ऑन द बैलेंस शीट डेट। सेकेंड, नॉट अफेक्टिंग द फिगर्स ऑफ द फाइनेंस स्टेटमेंट। एग्जाम्पल, अगर हमारा डायरेक्टर रिटायर हो गया, जिसने बैलेंस शीट बनाने में बहुत हमारा मदद किया, तो हम क्या करें? तो वाइटनर लगा दें उसको, जो उसको जाने के बाद आदमी तो आता है जानने के लिए, एक दिन तो चले जाएगा, तो उससे हमारा फिगर्स को कुछ फर्क नहीं गिरता है। समझे? नॉट अफेक्टिंग द फिगर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एफएस मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट में कुछ फर्क नहीं गिरता है, तो हम ऐसा चीज को इग्नोर करेंगे। कुत्ते भौंकते हैं तो आप पलट के भौंकते हो, भौं भौं नहीं ना, आप इग्नोर करते हो, वैसे आप इग्नोर करो इनको। तो पहला वाला को भी इग्नोर करना, सेकंड वाला को भी इग्नोर करना। तीसरा, अफेक्टिंग द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द इंटरप्राइजेस, उसका फाइनेंशियल पोजीशन को अफेक्ट करने वाला है। जैसे एग्जांपल, हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं मैगी नूडल्स और उसका मार्केट गिर गया है, तो फॉल इन द मार्केट डिमांड ओनली प्रोडक्ट प्रोड्यूस बाय द कंपनी, तो उसका जो डिमांड कम हो गया वो बाद में पता चला हमको, मार्च के बाद। 31 मार्च को हमें कहाँ पता था? तो वो चीज़ बैलेंस शीट का डेट के साथ एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो ये सब 3 ऐसा रहेगा, तो एडजस्ट नहीं करना है। पहला, नॉट रिलेटेड टू कंडीशन एग्जिस्ट बैलेंस शीट डेट, नॉट अफेक्ट द फिगर ऑफ द फाइनेंस स्टेटमेंट, अफेक्टिंग द फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन को अफेक्ट करता है ना बेटा। हमने बैलेंस शीट का गलत बनाया है, फिर इसका मतलब बैलेंस शीट से कोई लेना देना नहीं है भाई। आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम आगे आने वाला है। अफेक्टिंग फाइनेंशियल पोजीशन, फिलहाल हमारा बैलेंस शीट से कोई लेना देना नहीं है, आगे बढ़ते हैं। तो सर ऐसा 3 सिचुएशन आए तो क्या करोगे? नीचे लिखा हूं आपके लिए नोट क्या करने का? बैलेंस शीट फिगर्स नॉट टू बी एडजस्टेड। ये 3 सिचुएशन आएगा तो बैलेंस शीट का फिगर एडजस्ट नहीं करने का। हाँ, आपको डिस्क्लोजर करना इन द रिपोर्ट ऑफ द अप्रूविंग अथॉरिटी। बोर्ड डायरेक्टर का जो रिपोर्ट रहेगा उसमें डिस्क्लोजर करना, याद रहेगा। एडजस्ट नहीं करना है, केवल डिस्क्लोजर करना है, बताना है आपको। दोस्त मिलते तो डिस्क्लोज करते हैं ना कुछ बातें, तेरे को मालूम है ये हुआ, तो डिस्क्लोज करना है। सर क्या बातें डिस्क्लोज करना है? फॉलोइंग इंफॉर्मेशन टू बी डिस्क्लोज, नेचर ऑफ द इवेंट, क्या चीज है वो डिस्क्लोज करो, और उसका एस्टिमेट बताओ, फाइनेंशियल इफेक्ट बताओ। एन एस्टिमेट ऑफ द फाइनेंशियल इफेक्ट अगर नहीं कर पा रहे हैं तो क्लियरली लिख देना स्टेटमेंट दैट सच एन एस्टिमेट कैन नॉट बी मेड। ये 2 बात बताना है आपको, उसका नेचर ऑफ द इवेंट और उसका फाइनेंशियल इफेक्ट। अगर उसका फाइनेंशियल इफेक्ट मेजर नहीं कर पा रहे हो तो बता देना हम उसको मेजर नहीं कर पा रहे, यही बात आपको डिस्क्लोज करना है। बोलो समझा? यस फॉर, तो यस फॉर है बेटा, यही 2 पढ़ना है। एडजस्ट करना है कि नहीं एडजस्ट करना है, मैं बीच में नहीं आ रहा हूँ ना, आप इसको लिख लिए ना, नॉन एडजस्टिव। चलो हम लोग अभी प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं, कुछ एग्जाम्पल करते हैं। पास पेपर्स सुने, पास पेपर, चलो हियर कम द क्वेश्चन। बाद में गिनते कितना क्वेश्चन हमने किया, ठीक है? चलो कंडीशन, चलो हम पढ़ते भी जाएंगे और आपको बताते भी जाएंगे कि कौन सा एडजस्ट करना है, नहीं एडजस्ट करना, ठीक है? चलो मैं मेन चीज़ हाईलाइट करते जाऊंगा तुम्हारे लिए। पहला,
ये नवंबर 09 में आ चुका था। क्वेश्चन नंबर 1, ए कंपनी एंटर इनटू एग्रीमेंट टू सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी मतलब घर जमीन वगैरह सब, इमूवेबल प्रॉपर्टी। अनदर कंपनी 35 लाख का, एंटर इनटू एन एग्रीमेंट, द प्रॉपर्टी वाज शोन इन द बैलेंस शीट्स एट 7 लाख। द एग्रीमेंट फॉर सेल वॉज कंक्लूडेड। वाओ, कंक्लूडेड मतलब ऑलमोस्ट सब हो चुका है। ये देखो, जब जब कुछ अच्छा वर्ड मिलेगा मैं हाईलाइट करूंगा। द एग्रीमेंट फॉर सेल वॉज कंक्लूडेड। देखो किसको देख के पहचाना, एग्रीमेंट फॉर सेल वॉज कंक्लूडेड। कंक्लूडेड मतलब ऑलरेडी सब हो चुका है, डीलिंग हो चुका है कि हमने बेच दिया है वो प्रॉपर्टी, हमने वो प्रॉपर्टी बेच दी है। कंक्लूडेड मतलब हो गया फाइनल यार, 15 फैब को हो चुका है। लेकिन क्या हो गया आपको मालूम है ना, ये सब चीज़ में रजिस्ट्रेशन में समय लगता है। तो रजिस्ट्रेशन कब हुआ, बैड लक, रजिस्ट्रेशन कब हुआ, 30 अप्रैल को रजिस्ट्रेशन हुआ। तो क्वेश्चन ये है, क्या हम अपना बैलेंस शीट में इस प्रॉपर्टी को शो करें। द फाइनल स्टेटमेंट ऑफ 7 अप्रूव्ड बाय द बोर्ड ऑफ ऑन 12 में, उसके बाद अप्रूवल। क्या ड्राइंग समझ में आ रहा है, ये देखो ड्राइंग बना रहा हूँ, वो कुछ ऐसा बोल रहे हैं। मार्च 31 मार्च 2008 इस द बैलेंस शीट का डेट है। आपने प्रॉपर्टी बेच दिया, इधर ही सेल कर दिया, आपने प्रॉपर्टी सेल कर दिया, रजिस्ट्रेशन यहाँ पर कहीं तो हुआ, और आपका अप्रूवल हुआ है 12 मई को, 12 मई 2008 को अप्रूवल हुआ है। तो क्वेश्चन ये है, ये तारीख को रजिस्ट्रेशन हुआ, रजिस्ट्रेशन कभी देखो ना 30 अप्रैल मतलब उसके बीच में हुआ। तो क्या बैलेंस शीट में शो करें, आंसर है नहीं शो करने का। तो इसको हमें एडजस्ट करना पड़ेगा, समझा, समझ में आया। इसको हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। तो लिख देता हूँ ए आपके लिए आंसर। इसको हमें, ये एडजस्टिव इवेंट है, इसको हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। एडजस्टिव रहेगा तो ए लिखूंगा, नॉन एडजस्टिव रहेगा तो एन ए लिखूंगा। ठीक है, चलो हम पढ़ते हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू स्टेट हाउ द ट्रांजेक्शन टू बी डील्ड। 2 मार्क्स। यार ये क्या भिखारी जैसा मार्क्स दे रहे हो, क्योंकि आपने ऑलरेडी सेल कर दिया। मैं ये बोल रहा हूँ 31 मार्च को आपको मालूम था मन में कि मैंने तो प्रॉपर्टी बेच दिया है। आपको सिचुएशन है, कंडीशन है, सिचुएशन है 31 मार्च को कि हमने प्रॉपर्टी बेच दिया, फालतू का दिखा रहे हैं। तो आप अपना बैलेंस शीट को एडजस्ट करो। ये प्रॉपर्टी जो सेल की है इसका प्रॉफिट हुआ, बैलेंस शीट से प्रॉपर्टी हटा दो, इसका प्रॉफिट दिखाओ, समझा। चलो अब पढ़ते हैं, अभी हमें क्या लिखना है, पढ़ो। असेट्स एंड लायबिलिटी, ये 2 पैराग्राफ में आंसर लिखना। पहला तो जो ड्राइंग बनाया था ना वही लिखना है, दूसरा आंसर लिखना है। तो ये तो ऊपर का रामायण एक बार पढ़ देता हूँ। असेट्स एंड लायबिलिटी शुड बी एडजस्टेड फॉर द इवेंट्स ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट दैट प्रोवाइड एडिशनल एविडेंस असिस्टेंट एस्टिमेट ब्ला ब्ला कंडीशन एग्जिस्टिंग द बैलेंस शीट, वही लिखा है ऊपर का, आप ओन वर्ड में लिखो। ठीक है, इन द गिवन, अभी देखो यहाँ लिखा है, इन द गिवन क्वेश्चन द सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी वाज कैरिड आउट बिफोर द क्लोज ऑफ द बुक्स, है ना, सेल ऑलरेडी हो चुका है। दिस इज क्लियर एन इवेंट ऑकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट, बट द एग्रीमेंट टू सेल हुआ था, एग्रीमेंट टू सेल वाज अफेक्टेड ऑन 15 फेब, रजिस्ट्रेशन ऑफ सेल डीड इज 30 अप्रैल, सिंपल प्रोवाइड एडिशनल इन्फॉर्मेशन कि ये तो वो तो एडिशनल बता रहा है कि सेल हो गया, लेकिन हमको पहले ही मालूम था 31 मार्च को कि सेल हो गया है। हेंस मतलब मुर्गी, आप सब लिखो, लेकिन ये मेन शब्द है बेटा। हेंस एडजस्टमेंट, देखो मिला क्या, एडजस्टमेंट टू असेट्स फॉर सेल, adjustment for sale of immovable property is necessary in the financial statement for the year ended 31st March 2009। बोलो बेटा, समझा, हमें एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। वर्ड मिला क्या, एडजस्टमेंट। इमूवेबल प्रॉपर्टी जो सेल की है हमें उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। बाकी कुछ भी चिटकाओ, लेकिन मेन आंसर को ना अंडरलाइन मार देना, सामने वाला फुल मार्क्स देके आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, तो पहला रामायण ऊपर का लिख देना, बाद में समझाना कि वो सिचुएशन को समझा के बाद में कंक्लूजन। ठीक है, आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 2, एक कंपनी फॉलो 10 अप्रैल मिला, एक कंपनी फॉलो अप्रैल टू मार्च फाइनेंशियल ईयर हो तो कोई बड़ी बात नहीं, सब लोग करते हैं। द कंपनी रिकॉग्नाइज चेक डेटेड 31 मार्च और बिफोर रिसीव फ्रॉम द कस्टमर आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। कंपनी रिकॉग्नाइज्ड, शोन, हाँ रिकॉग्नाइज मतलब शोन, चेक डेटेड 31 मार्च और बिफोर रिसीव फ्रॉम कस्टमर आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। रिसीव फ्रॉम कस्टमर मतलब बैलेंस शीट डेट के बाद मिलता है। सुन रहे हो क्या डेंजर बोला, रिसीव फ्रॉम कस्टमर आफ्टर बैलेंस शीट डेट, बड़ा अच्छा वर्ड है। वो बोलता है 31 मार्च के बाद कुछ लोग चेक दिए, जैसा एग्जांपल 5 अप्रैल को एक आदमी आया चेक दिया,
लेकिन वो चेक पे ना डेट ना 31 मार्च डाल के दिया था। तो मैं ये पूछ रहा हूँ, क्या आपको 31 मार्च को, मैं पढ़ा नहीं आगे, क्या आपको 31 मार्च को पता था वो आदमी आएगा? आएगा, आएगा, आने वाला, क्या आपको मालूम था? अरे किसका मौत कब आएगा, वो आदमी कब आएगा, घंटा मालूम था? हमको मालूम नहीं था। तो कंपनी फॉलो, जो मेन शब्द है ना मैं बता रहा हूँ, किसको देखे पकड़ लेने का। अप्रैल, द कंपनी रिकॉग्नाइज्ड 30 डेटेड 31 मार्च और बिफोर रिसीव फ्रॉम द कस्टमर आफ्टर द डेट, मिला। बट बिफोर द अप्रूवल से पहले डेबिट चेक इन क्रेडिट डेटर अकाउंट, ये सब कर देते थे वो लोग। डेबिट नहीं, क्या कैश मिला, कैश अकाउंट डेबिट डेटर कर देते थे वो लोग। द चेक इन द हैंड इज शोन इन द बैलेंस शीट as the item of cash and all the check in hand presented to the bank, और बाद में अप्रैल में क्लियर हो जाता था। and also realized in the same month in the normal course after the state with whether the collection of check bearing date or before but received after the balance sheet date, मिला। ये सब चेक का बैलेंस शीट डेट के बाद मिला। क्या है, इसको एडजस्ट करना है। आंसर बोलो बोलो बोलो। 5 सेकेंड दिया है, 5 4 3 2 1, आपका समय समाप्त हुआ। आंसर नॉन एडजस्टिव, ये नॉन एडजस्टिव है, नॉन एडजस्टिव। बेटा जी मैं आपको लॉजिक बता दिया, आंसर बाद में पढ़ते हैं। बेटा 31 मार्च को हमें कहाँ मालूम था कि आदमी चेक देने वाला है? आप होते कौन हो? लिखने वाले, एंट्री करने वाले। अगर आपको मालूम होता तो लिखते तो अच्छा भी लगता था, लेकिन आपको मालूम था ही नहीं, इसीलिए इसको एडजस्ट नहीं करना है, इसको एडजस्ट नहीं, नॉन एडजस्टिव इवेंट है। चलो पढ़ते हैं फटाफट आंसर। Even if the check bear the date 31 March or before the check received after 31 March do not represent any condition exist, बरोबर है, कोई सिचुएशन ही नहीं था ना। कहाँ था सिचुएशन? 31, मैं बार बार बोलता हूँ 31 मार्च को आपको मालूम था। Condition exist on the balance sheet does not represent any condition exist on the balance sheet date. Therefore, the collection of check after the balance sheet is not adjustive. देखो मिला ना आंसर। Therefore, collection of check after the balance sheet date is not adjustive. मेन आंसर लिखा, बाकी वो नीचे रूल्स नीचे लिखा है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3। While preparing its final account for the year ended, कंपनी ने प्रोविजन किया था 4%, ना क्या डेटर के ऊपर ना, डेटर से पैसा आता है ना, तो मेरे ख्याल से डूब सकता है, तो 4% प्रोविजन किया। एज पर द ट्रेंड फॉलो, जो सदियों से परंपरा चल रहा है वही किया हमने 4%। इन द फर्स्ट वीक ऑफ द मार्च द डेटर ऑफ 3 लाख सफर्ड हैवी लॉस। मार्च के महीने में डेटर 3 लाख का सफर्ड हैवी लॉस ड्यू टू भूकंप। द लॉस वॉज नॉट कवर्ड बाई, सत्यानाश, लॉस कवर्ड भी नहीं किया इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर। ये खुशखबरी हमें पता चला अप्रैल में। डेटर बिकम भिखारी। कैन कंपनी प्रोवाइड द फुल लॉस अराइजिंग फ्रॉम द इंश्योरेंस? जल्दी बताओ जल्दी बताओ। सही जवाब है आंसर एडजस्टिव इवेंट है, ये वाला एडजस्टिव इवेंट है। क्यों मालूम है? क्योंकि मार्च में जब ये हुआ अनहोनी मार्च में, तो 31 मार्च को सिचुएशन अराइज था कि आदमी पैसा नहीं देगा। वो अलग बात है, हमें मालूम नहीं था, हमें पता चला अप्रैल में। अभी डिस्कस किया था इसके पहले। तो ये एडजस्टिव इवेंट है। पढ़ते हैं, ये रामायण ऊपर का लिखा है, पढ़ लेते। डेटर ऑफ 3 लाख सफर्ड हैवी लॉस ड्यू टू भूकंप इन द फर्स्ट वीक ऑफ द मार्च एंड बिकम भिखारी इन अप्रैल। द लॉस वॉज नॉट कवर्ड बाई इंश्योरेंस पॉलिसी। सर इंश्योरेंस से कवर किया तो कोई टेंशन, लॉस नहीं ना फिर, लेकिन इंश्योरेंस ही कवर नहीं है। अकॉर्डिंगली फुल प्रोविजन, झाड़ का फुल नहीं, फुल प्रोविजन ऑफ बैड डेप्ट ऑफ 3 लाख शुड बी मेड। मेरा महबूब आया है, मेड मतलब नौकरानी नहीं, फुल प्रोविजन करो, एडजस्ट करो, समझा? एडजस्टिव इवेंट का एग्जांपल। चलो क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। MEC लिमिटेड, आगे पढ़े फटाफट। MEC लिमिटेड के बारे में क्या बोला है, पढ़िए बेटा जी। MEC लिमिटेड कुड नॉट रिकवर अमाउंट 8 लाख फ्रॉम द डेटर, ठीक है। द कंपनी इज अवेयर दैट द डेटर इज ग्रेट फाइनेंशियल डिफिकल्टी। द अकाउंट ऑफ द कंपनी फॉर द 31 मार्च वॉज फाइनलाइज बाय द मेकिंग प्रोविजन किया वो लोग 25% फॉर द अमाउंट ड्यू टू डेटर। इन मे डेटर बिकम बैंकरप्ट एंड नथिंग इज रिकवर। मे में रिकवर, रुको, MEC लिमिटेड कुड नॉट रिकवर 8 लाख फ्रॉम द डेटर। देखो कुड नॉट रिकवर नहीं कर पा रहे, कुड नॉट रिकवर 8 लाख फ्रॉम द डेटर।
ये देखो, कंपनीज अवेयर ऑफ द डेटर इज ग्रेट फाइनेंशियल डिफिकल्टी, कंपनी को मालूम था कि ये डेटर नहीं देगा पैसा, इसके बावजूद ये लोग ने केवल मात्र 25% ही प्रोविजन किया। इसका मतलब 31 मार्च को आपको मालूम था ये आदमी नहीं देगा, फिर कई के लिए लिखे बैलेंस शीट पिक्चर शो ट्रू एंड फेयर व्यू। तो बैलेंस शीट तो ट्रू कहाँ दिख रहा है, क्योंकि आपको मालूम होते भी आप नहीं एडजस्ट कर रहे हो, तो एडजस्ट करो, क्योंकि बाद में पता चला खुशखबरी सिग्नल वहाँ से मिला, तो ये बेटा ये एडजस्टिव इवेंट है, सुन रहे हो, ये कौन सा इवेंट है, ये एडजस्टिव इवेंट है, समझ में आ रहा है, ये एडजस्टिव इवेंट है, एडजस्टिव इवेंट। तो पढ़ो आंसर, ये देखो वापस वही रामायण चिटका है, as per the information given in the question, as per the information debtor is already greater difficult financial difficulty at the close of the account, bankruptcy of the debtor is only additional info, वो तो additional information मिला, हमको तो ये बात पहले पता चला था। ओके, ऑल्सो द इफेक्ट ऑफ द डेटर बिकम बैंकरप्ट इज मटेरियल टोटल, बहुत हैवी अमाउंट है ना, मटेरियल है ना, छोटा मोटा अमाउंट नहीं है, 8 रुपये नहीं 8 लाख है। Will be lost to the company, therefore company is advised to provide the entire amount of 8 lakh in the books of the account, 8 लाख का प्रोविजन कर दो, डूबा डूबा रहता हूँ ख्वाबों में तेरे, दीवाना बन गया हूँ मैं डेटर के पीछे बेवफा। तो बेटा ये जो डूब गया है, पैसा डूब गया, तो इसीलिए आपको एडजस्ट करना, ए लिखा है मैंने, एडल्ट मूवी नहीं है, ए मतलब एडजस्टिव। चलो क्वेश्चन नंबर 5, एक कैशियर था, एक कैशियर ऑफ वन लिमिटेड इन्वेस्टमेंट कैश, इन्वेस्टमेंट मतलब हाथ साफ कर दिया, एक दिन मौका देखते कैश चोरी कर, क्योंकि उसका पगार हम बढ़ा नहीं रहे थे। उसने बोला यही अच्छा मौका है, तो हाथ साफ कर दिया। द कैशियर ऑफ A1 लिमिटेड इन्वेस्टमेंट कैश 6 लाख का चोरी किया ड्यूरिंग द मार्च, सुन रहे हो, मार्च में चोरी किया, मार्च में चोरी किया, मार्च में चोरी किया, ड्यूरिंग मार्च। However, some same come across to notice the company management in April, ये जो बैड न्यूज़ है आपको अप्रैल में पता चला। फाइनेंस स्टेटमेंट द कंपनी इज नॉट येट अप्रूव बाय द बोर्ड डायरेक्टर विद द हेल्प ऑफ द प्रोविजन ऑफ द ब्ला ब्ला ब्ला, ये तो हम पढ़े हैं, क्या इन्वेस्टमेंट को एडजस्ट करें, बस पहले ये पहला सवाल ये। दूसरा और एक पूछा है, अगर क्या मगर, अभी ब्लू से दूसरा सवाल ये पूछा, अगर इन्वेस्टमेंट कम टू नोटिस द मैनेजमेंट आफ्टर द अप्रूवल, अगर इन्वेस्टमेंट कम टू नोटिस आफ्टर मैनेजमेंट आफ्टर द अप्रूवल, तब क्या आपका आंसर क्या होगा। चलो पहला क्वेश्चन का आंसर देते, बाद में सेकंड वाला देखते हैं हम लोग। पहला वाला ये बोल रहे हैं बेटा जी, पहला वाला ये बोल रहे हैं, पहला वाला पहला करते हैं, ये बात मार्च में हो गया था चोरी, तो मेरे को बताओ 31 मार्च को सिचुएशन था ना, कंडीशन था ना कि ये पैसा जो लिख रहे हो गलत है, क्योंकि 31 मार्च को सिचुएशन था। अरे कुछ लोग का परिस्थिति बहुत खराब हो जाता है, बेचारे एग्जाम नहीं दे पाते, तो उनका वो परिस्थिति वैसा था। 31 मार्च को सिचुएशन था, मालूम था, वो अलग बात है आपको नहीं मालूम है, लेकिन सिचुएशन था ना, कंडीशन था ना, हाँ, तो ये हम एडजस्ट करेंगे। चलो पहला वाला का आंसर देते, पहला वाला का आंसर किधर गया, पहला वाला, तो द थेफ्ट चोरी by the cashier was detected after the balance sheet date before the April finance statement, but it is in the additional information, वो तो additional information मिला, material affecting the determination of the cash related to the condition existing balance sheet date, therefore it is necessary to make necessary adjustment। समझ में आ रहा है, necessary adjustment, रुको मैं तो green से highlight कर रहा था, make a make necessary adjustment, therefore it is necessary to make necessary adjustment in the finance statement। वो लिखा देना है कि 6 लाख का लॉस हो गया, प्रॉफिट लॉस में शो करेंगे, कैश उतना से कम कर देना, समझा। फर्स्ट क्वेश्चन का समझा, क्योंकि देखो ग्रीन से अलर्ट किया, ड्यूरिंग मार्च में हुआ, तो कंडीशन सिचुएशन एग्जिस्ट करता है। 31 मार्च का बॉर्डर पे खड़े होकर सोचो, क्या ये कैश है हमारे पास, नहीं, तो यार 31 मार्च को सिचुएशन था कि चोरी हो चुका है। चलो दूसरा बोलते हैं, अगर ये 31 मार्च के बाद पता चला और अप्रूवल के बाद पता चला, सबसे इंपॉर्टेंट है अप्रूवल के बाद पता चला, तो बेटा एक बार अप्रूवल होगा तो नहीं बदल सकते हैं, तो AS4 बंद,
सुन रहे हो, AS4 बंद, हम लोग AS5 में जाएंगे, AS5 में शो करेंगे, AS5 में। तो यहाँ पर चैप्टर बंद हो जाएगा क्योंकि अप्रूवल के बाद चेंजेस नहीं कर सकते हो। व्हेन इन्वेस्टमेंट और कैश कम टू ब्लू से come to notice to the company management after the approval of finance statement by the board director, then the treatment will be done। जो भी ट्रीटमेंट होगा as per the AS5 के प्रोविजन करेंगे AS5 में। इसको बोलेंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम शुड बी डिस्क्लोज, पढ़ेंगे अपन AS5 में। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बोलेंगे, दिस बिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम शुड बी डिस्क्लोज इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट एज पार्ट ऑफ द फॉर द ईयर एंडेड। मतलब प्रॉफिट लॉस अकाउंट अलग से शो करेंगे, डिस्क्लोज करेंगे कि भैया 6 लाख का चोरी हुआ है। आगे बढ़े, दोनों समझा, एक तीर से दो शिकार। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 छीका। ओह हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़े। नील लिमिटेड, नील लिमिटेड हैज इट्स इनकॉर्पोरेशन ऑफिस इन मुंबई, सेल इट्स प्रोडक्ट टू स्टॉकिस्ट ऑल ओवर द इंडिया। ठीक है, इनका ऑफिस मुंबई में, प्रोडक्ट स्टॉकिस्ट के थ्रू बेचते हैं। ऑन 31 मार्च कंपनी वेंट टू रिकॉग्नाइज द रिसिप्ट ऑफ द चेक बियरिंग डेट 31 मार्च और बिफोर और कैश इन हैंड बाय रिड्यूसिंग द ट्रेड्स पेबल। ठीक है, द चेक इज हैंड इज शोन इन द बैलेंस शीट डेट, और कैश बाद में अप्रैल में क्लियर हो जाता है, वो तो मालूम पड़ा था, पहले भी पड़ा था। एंड ऑल्सो रियलाइज इन द सेम मंथ नॉर्मल कोर्स आफ्टर डिपॉजिट इन द बैंक, ये तो पढ़ा भी, पहले ही पढ़ा था। स्टेट विद वेदर द ईच ऑफ द फॉलोइंग एडजस्टेड, आपको बताना है दो सिचुएशन, एडजस्ट करना है कि नहीं एडजस्ट करना। पहला, चेक कलेक्टेड बाय द मार्केटिंग पर्सन। बेटा चेक किसने कलेक्ट किया था? चेक कलेक्टेड बाय मार्केटिंग पर्सन ऑफ द कंपनी। मेरा कंपनी का आदमी नहीं है, उस कंपनी का आदमी ने कलेक्ट किया है। चेक कलेक्टेड बाय मार्केटिंग पर्सन ऑफ द कंपनी फ्रॉम द स्टॉकिस्ट ऑन और बिफोर 31 मार्च। जल्दी बताओ, एडजस्टिव नॉन एडजस्टिव? 10 तक गिनता हूं, 10, 8, 2, 1, आपका समय समाप्त। राइट आंसर है बेटा जी, ये एडजस्टिव इवेंट है, ये एडजस्टिव इवेंट है। रुको, ये बहुत, ये दिख रहा है, बोल्ड दिख रहा है, तो ये वाला एडजस्टिव इवेंट है, ए वाला, फर्स्ट वाला। क्यों सर? क्योंकि अगर किसी ने कंपनी का मार्केटिंग पर्सन को चेक दे दिया 31 मार्च को, तो कंपनी मार्केटिंग पर्सन को चेक दिया मतलब कंपनी को चेक दिया, मतलब उसका कंट्रोल तो कंपनी के हाथ में ना। मतलब 31 मार्च को सिचुएशन था कि चेक मिल गया, तो आपको एडजस्ट करना है, आपको शो करना है, उतना से कैश बढ़ा देंगे, डेटर कम कर देंगे, समझा? लेकिन दूसरा पढ़ो, चेक सेंट बाय द स्टॉकिस्ट थ्रू कुरियर। बेटा कुरियर से आ रहा है, मेरे को किसी बच्चे ने कुछ कुरियर भेजा, एक लड़की ने राखी भेजा मेरा एड्रेस पे, तो क्या मेरे को मालूम था? क्या मेरे को मालूम था? नहीं ना, मेरे को क्या मालूम था क्या कुरियर में क्या आ रहा है? एक बच्चे ने मुझे मैंगो भेजा कुरियर से, मेरे को क्या मालूम था? भले वो मार्च को भेजा, लेकिन भाई मेरे हाथ में ऐसा कंट्रोल नहीं है ना, मेरे को क्या मालूम था कि 31 मार्च को कि किसी ने कुरियर भेजा है। तो चेक सेंट बाय स्टॉकिस्ट थ्रू कुरियर ऑन और बिफोर, बेटा हमें वो हमारे पास नहीं है ना, हमारे पास का कंट्रोल नहीं है ना। पहला वाला कंट्रोल मेरे पास आ गया, चेक आ गया तो, लेकिन दूसरा वाला कंट्रोल मेरे पास नहीं है। तो ये है नॉन एडजस्टिव। सेकंड वाला क्या? नॉन एडजस्टिव। सुना आ रहा है? सेकंड वाला नॉन एडजस्टिव इवेंट है। सेंट थ्रू कुरियर, कुरियर के थ्रू जो सेंट किए ऑन और बिफोर 30, क्योंकि कुरियर वाला तो मिलेगा नहीं ना, अभी तो नहीं मिलेगा ना। तो पढ़ते हैं, रामायण लिखा है। चेक कलेक्टेड बाय द मार्केटिंग पर्सन, चेक कलेक्टेड बाय द मार्केटिंग पर्सन ऑफ द कंपनी इज एडजस्टिव इवेंट एज द मार्केट। ये एडजस्टिव इवेंट है, मिला। एज द मार्केटिंग पर्सन एम्प्लॉय है ना कंपनी के, देयरफॉर, और रिप्रेजेंटेटिव है, मतलब उन कंपनी थोड़ी ना, कंपनी को थोड़ी ना हाथ पाँव रहता है, उनको दिया मतलब कंपनी को दिया। वो रिप्रेजेंटेटिव आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कंपनी। तुमने इनको एक झापड़ मारा मतलब कंपनी को झापड़ मारा। हैंडिंग ऑफ द चेक टू स्टॉकिस्ट टू द मार्केटिंग एंड डिस्चार्ज द लायबिलिटी ऑफ द स्टॉकिस्ट, बरोबर है। थस द चेक कलेक्टेड बाय द मार्केटिंग पर्सन, इसको एडजस्ट करना, ट्रेड रिसीवेबल उतना से कम कर देंगे और कैश उतना से बढ़ा देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Therefore collection है चेक बाय द मार्केटिंग पर्सन इज इवेंट्स ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट। वही रामायण ऊपर का लिखा है यार, ये तो पढ़ के हो गया। चलो सेकंड क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं उसकी।
In case the check bearer date so and so before date and sent by stockist through courier, as presumed that the check was received after, it is presumed that the check is received after 31, क्योंकि वो कुरियर में ना कलेक्शन चेक आफ्टर 31 डज नॉट रिप्रेजेंट एनी कंडीशन, क्योंकि आपको कितना मालूम था कि ये चेक आने वाला है? हाँ, पहली बात तो मिला ही नहीं है, हवा मत सोचो। तस द कंडीशन ऑफ चेक आफ्टर बैलेंस शीट इज नॉट एन एडजस्टिव, मिला नॉट एन एडजस्टिव इवेंट। कलेक्शन चेक आफ्टर बैलेंस शीट डेट इज नॉट एडजस्टिव इवेंट। समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 7, गो टू हेवन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 7 वाला। स्टेट विद रीजन हाउ द फॉलोइंग इवेंट्स विल डील, आप क्या करोगे इस सिचुएशन का? प्रदीप लिमिटेड का क्वेश्चन है। एन एग्रीमेंट टू सेल ऑफ जमीन 30 lakhs टू अनदर कंपनी वाज एंटर ऑन 1st March। सुन रहे? एग्रीमेंट टू सेल जमीन 30 lakhs टू अनदर कंपनी वाज एंटर ऑन 1st March। एग्रीमेंट ऑफ सेल ऑफ लैंड वॉज, हाँ, एग्रीमेंट ऑफ सेल एंटर कर दिया आपने। द वैल्यू ऑफ लैंड इज 20 lakh इन द बैलेंस शीट, हाउएवर सेल इट रजिस्टर्ड। अब भी किया था, याद आ रहा है ना? एग्रीमेंट ऑफ सेल ऑफ लैंड, एग्रीमेंट तुमने कर लिया। जब तुमने एग्रीमेंट कर लिया है तो इससे अब भाग नहीं सकते हो। कौन सा वर्ड इंपॉर्टेंट है? एग्रीमेंट ऑफ सेल वॉज एंटर, सेल ऑफ जमीन एंटर ऑन 1st March, मिला गोल्डन वर्ड। इसी को देख के हम आंसर दे देंगे। जब एग्रीमेंट कर लिया तो कुछ बचा नहीं, तो दिखावा क्यों करते हो? आपको 31 मार्च को मालूम था कि जमीन बिक चुका है, तो आपको बैलेंस शीट से उस जमीन को हटाना है और आपका प्रॉफिट शो करना है। क्योंकि 20 का जमीन आपने 30 में बेचा तो 10 लाख का मुनाफा हुआ ना, वो प्रॉफिट आपको शो करना है। कभी सर? 12-13 फाइनेंशियल ईयर में, 2012-13 का फाइनेंशियल में। तो ये वाला बेटा जी एडजस्टिव है ना, ये वाला क्या है? ये वाला एडजस्टिव इवेंट है, समझा? चलो आगे बढ़ते हैं। नेगोशिएशन, अब बोलता है नेगोशिएशन हो रहा है। नेगोशिएशन समझते हैं ना? बातचीत चल रहा है थोड़ा, हम कुछ बोल रहे हैं, वो कुछ बोल रहे हैं, हम भाव बढ़ा रहे हो, भाव कम कर रहे हैं। नेगोशिएशन विद अनदर कंपनी वाज एक्विजिशन, द बिजनेस स्टार्टेड ऑन 2nd Feb। क्या बातचीत करने से क्या अपना प्रॉपर्टी गायब हो जाता है? नहीं ना, बातचीत करने से कुछ नहीं होता है। आप भी एक दिन लाइफ में शादी करोगे, एक घर में बातचीत हुआ, वहाँ से नहीं हुआ, सेकंड, तो जिससे बातचीत हो गया वो आपका वाइफ बन जाती है क्या? नहीं ना। बातचीत करने से कुछ नहीं होता है। तो नेगोशिएशन विद अदर कंपनी फॉर एक्विजिशन बिजनेस स्टार्टेड ऑन 2nd Feb। प्रदेश इन्वेस्टेड इन 12 अप्रैल को, डन हुआ अप्रैल को। क्या 31 मार्च को आपको कंफर्म था कि इन्वेस्ट करने वाले हो? नहीं नहीं नहीं, ई नॉ चलबे। तो नॉन एडजस्टिव, ये वाला नॉन एडजस्टिव, समझा? यस सर। तो इसी को समझाना है। हाँ, ये तो फर्स्ट वाला पढ़ा हूँ तो इसलिए मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, तभी मैं ढूंढता हूँ वो वर्ड्स कहाँ लिखा है। ग्रीन साइलेंट करता हूँ। इन दिस सिचुएशन द सेल ऑफ लैंड इज कैरिड आउट क्लोज द बुक्स इज क्लियरली द इवेंट्स ऑकर आफ्टर बैलेंस शीट डेट। यार और रामायण नहीं पढ़ना, रजिस्ट्रेशन डील सिंपली प्रोवाइड एडिशनल इन्फॉर्मेशन कंडीशन, देयरफॉर एडजस्टमेंट टू द एसेट ऑफ सेल्ड इज नेसेसरी इन द फाइनल स्टेटमेंट। सुना? कंक्लूजन, कंक्लूजन को मैं हाईलाइट किया है, कंक्लूजन को आपने अंडरलाइन मार देना। सेकंड वाला क्या? सेकंड वाला क्या बोलता है? इन्वेस्टमेंट ऑफ 40 लाख ऑन द एक्विजिशन ऑफ अनदर बिजनेस। इस नेगोशिएशन हो रहा है ना, एक नेगोशिएशन स्टेज पे, नेगोशिएशन से कुछ नहीं होता है, नॉट येट फाइनलाइज, फाइनलाइज नहीं हुआ, इसीलिए इसको एडजस्ट नहीं करना है। हाँ, और क्या बोलता है? हेंस द डिटेल ऑफ नेगोशिएशन शुड बी डिस्क्लोज। इसका डिटेल है ना नेगोशिएशन का, हम डिस्क्लोज करेंगे किधर? डायरेक्टर रिपोर्ट में, टू एनेबल द फाइनल स्टेटमेंट टू मेक प्रॉपर इवैल्यूएशन ऑफ द प्रॉपर डिसीजन। ठीक है ना, वो डिस्क्लोज करेंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं। 8 के अंदर भर भर के क्वेश्चन है रे बेटा, 8 के अंदर भर भर के क्वेश्चन है। चलो बेटा जी रुको, कितना टाइम हो गया इस वीडियो को? 47 मिनट्स हो गया। इसको 2 पार्ट में करते ताकि लेंथी हो जाता है 47। ठीक है, ये भी कर लेता हूँ, फिर उसके बाद एक दूसरा पॉज करके दूसरा करता हूँ। ठीक है, 2 पार्ट में करता हूँ इसको। चलो मैं बोल बोल के थक गया, पानी पीन दो। हेलो, चलो सर स्टार्ट करो। पानी पी लिया ना, मैं भी पानी पी लेता है।
Question number 8. With reference to the contingency in events occurring after balance sheet date, state whether the following event will be treated as a contingency, adjustment or non-adjustment event after balance sheet date in case the company which follow April to March as a financial year. चलो बहुत सारा क्वेश्चन है रे, 1 2 3 4 5 सवाल है इसके अंदर, हर एक को भिखारी जैसे एक मार्क्स मिलेगा. चलो तो ईयर पता चल गया ना, अप्रैल से मार्च है. चलो पढ़ते हैं हर एक सिचुएशन. गोल्डन वर्ड अंडरलाइन मार के फिर ए नहीं तो एन ए लिखूंगा, एडजस्टिव नहीं तो नॉन एडजस्टिव. मेजर फायर वॉज डैमेज, मेजर फायर हैज डैमेज द एसेट इन फैक्ट्री ऑन 5th April, 5th day after the year and however assets are fully insured. गोल्डन वर्ड क्या है, एसेट इज फुल्ली इंश्योर्ड. जब फुल्ली इंश्योर्ड है तो किस बात का टेंशन, किस बात का टेंशन, पैसा मिलेगा ना. हाँ, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई चीज़ आपको एडजस्ट करने का ज़रूरत नहीं है. तो ये नॉन एडजस्टिव है, नॉन एडजस्टिव इवेंट है बिकॉज इट इज़ फुल्ली इंश्योर्ड. आगे बढ़ते हैं. सेकंड वाला सवाल का जवाब, सेकंड वाला पढ़ते हैं. सेकंड वाला बोलता है ए सूट अगेंस्ट द कंपनी एडवर्टाइजमेंट वाज फाइल्ड बाय द पार्टी. किसी ने कंपनी के खिलाफ, एडवर्टाइजमेंट के खिलाफ, आजकल कंपनी ने कुछ भी एड विड करती है, किसी का सटक गया, उसने कोर्ट में केस कर दिया. कब केस किया, 10 अप्रैल को किया. 10 डे आफ्टर द ईयर एंड क्लेमिंग डैमेज 20 लाख रुपए उसको चाहिए. तो क्वेश्चन ये है, क्या आपको 31 मार्च को पता था वो कोर्ट में केस करेगा? जल्दी बताओ, आपने आपसे पूछा ना, क्या आपको 31 मार्च को पता था वो आदमी कोर्ट में केस करेगा? क्योंकि आपको तो फाइल केस के 10 अप्रैल को फाइल किया उसने, क्या आपको पता था उसके पहले? नहीं. तो नॉन एडजस्टिव क्या बोलेंगे इसको, इसमें कौन सा वर्ड इंपॉर्टेंट है? फाइल्ड बाय द पार्टी ऑन 10 अप्रैल. तो बेटा जी ये नॉन एडजस्टिव है, नॉन एडजस्टिव इवेंट है. आगे बढ़ते हैं. It sent an proposal to purchase a immoral property for 30 lakhs on March. Proposal दिया to purchase immoral property, मुझे खरीदना था. Book value property is 20 lakh on the year end. However, the deal is registered on 15 April. ठीक है. प्रपोजल, कौन सा वर्ड इंपॉर्टेंट है बेटा जी? प्रपोजल दिया. क्या दिया? प्रपोजल. क्या प्रपोजल देने से आपका हो जाता है? प्रपोजल समझते हैं ना, विल यू मैरी मी. तो क्या आप तैयारी चालू कर दोगे, घर सजाना चालू कर देगा? अरे बेटा प्रपोजल दिया है, प्रपोज किया है, तो भाई उससे कुछ नहीं होता है. तो आपने केवल प्रपोजल दिया, उससे प्रॉपर्टी थोड़ी ना आपका हो जाता है, बाप का है आपका. तो प्रपोजल टू परचेस इमोरल प्रॉपर्टी दिया था मार्च में, डन हुआ था अप्रैल में, उसके बाद ही हुआ रहेगा. तो प्रपोजल से कुछ नहीं होता है, तो इसीलिए बेटा नॉन एडजस्टिव इवेंट है. क्लियर? आगे बढ़ते हैं. द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ एक्विजिशन ऑफ बिजनेस ऑफ अनदर कंपनी हैज बीन डिसाइडेड बाय मार्च. देखो क्या गोल्डन वर्ड बोलता है जो टर्म्स एंड कंडीशन है ऑलरेडी डिसाइडेड हो गया ऑफ एक्विजिशन ऑफ बिजनेस, सब चीज डन हो गया, सब चीज डन हो गया है. तो फिर किस बात का देरी है? आपको मालूम है आप बिजनेस एक्वायर करने वाले, क्योंकि ऑलरेडी सब टर्म्स एंड कंडीशन डन हो गया. समझे ना, जो बोलते हैं ना शर्त वगैरह रखा, सब हो गया मार्च का आखिरी को. बट द फाइनेंशियल रिसोर्स अरेंज, पैसे का अरेंजमेंट में टाइम लग गया, अप्रैल लग गया 40 लाख. तो क्वेश्चन है इसको क्या करेंगे सर? इसको एडजस्ट करेंगे, क्योंकि गोल्डन वर्ड क्या है? टर्म्स एंड कंडीशन और एक्विजिशन हैज़ बीन डिसाइडेड बाय मार्च एंड. तो मतलब मार्च को पता था कि आप एक खरीदने वाले हो. जैसे रिलायंस है, रिलायंस ABC खरीदने वाली है, तो रिलायंस को मालूम है 31 मार्च को वो सिचुएशन है, उनको मालूम है कि ये हम खरीदने वाले हैं. तो भाई साहब एडजस्ट करो, एडजस्टिव इवेंट. सुना? आगे बढ़ते हैं. चोरी हुआ, थेफ्ट ऑफ कैश और 2 लाख बाय द कैशियर ऑन 31 मार्च बट वाज डिटेक्टेड द नेक्स्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर हैज बीन अप्रूव बाय द डायरेक्टर. अच्छा, नेक्स्ट डे द फाइनेंस स्टेटमेंट इज बीन अप्रूव्ड. अच्छा 2 लाख का थेफ्ट ऑफ कैश और 2 लाख बाय द कैशियर बट वाज डिटेक्टेड ऑन द नेक्स्ट डे आफ्टर. अच्छा इंग्लिश पढ़ो ना, वो कब अप्रूवल के बाद पता चला. ओहो, डायरेक्टर ने जब अप्रूव किया ना फाइनेंस स्टेटमेंट, उसके बाद अब पता चला. नेक्स्ट डे आफ्टर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैज बीन अप्रूव्ड. तो बेटा एक बार हो गया, तीर एक बार निकल चुका तो वापस नहीं आएगा. समझे? तो इसको आप एडजस्ट नहीं कर सकते हो, नॉन एडजस्टिव इवेंट. समझ गया? 5 मार्क्स का क्वेश्चन. यस सर, ये उसका आंसर है.
वीडियो पॉज करके एक बार पढ़ लेना, मैं समझा दिया। देखिए इसको पढ़ लो, एडजस्टिव नॉन एडजस्टिव बोल्ड में हाईलाइट किया है, बाद में वही लिख देना आप। 1 2 3 4 5 पढ़ लो पॉज करके, कोई घाई नहीं है, सुने, पॉज करके पढ़ लो इसको। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं सेकंड पार्ट में। इसको बंद करता हूँ, सेकंड पार्ट में करते हैं। तो अभी हम लोग करते हैं सेकंड पार्ट ऑफ AS4। एज्यूम करता हूँ फर्स्ट पार्ट आपने अच्छे से समझ लिया है और उसको अच्छे से अपना बुक में नोट कर लिया, एडजस्टिव इवेंट और नॉन एडजस्टिव इवेंट, ठीक है। तो आगे बाकी क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, एक नंबर मिसिंग है बीच में, ठीक है। तो ये कौन सा किया था, लास्ट में हमने 8 किया था, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पकड़ लो इसको। चलो पढ़ते हैं फटाफट, ध्यान देना। वाइल प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट फॉर द ईयर एंड 31 मार्च द कंपनी, आपको मालूम है ना रूल्स, क्या वापस दिखा दूँ, रुका भुलक्कड़ो, मजाक कर रहे भाई, बच्चे मेरे जीनियस है पढ़ने में, अब सर नहीं मजाक करें तो कौन मजाक करेंगे। रुको, वो तो वहाँ पे था, रुको एक सेकेंड, टाइम प्लीज़। ये देखो AS4, आपको बच्चों को बता दो फटाफट। तो एक होता है एडजस्टिव इवेंट, है ना। एडजस्टिव इवेंट कब एडजस्ट करना है, जब कंडीशन सिचुएशन एग्जिस्ट ऑन द बैलेंस शीट डेट, मटेरियल इफेक्ट इन द एसेट्स एंड लायबिलिटी, नहीं तो गोइंग कंसर्न इफेक्ट होगा, तो अगर स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट रहेगा तो एडजस्ट करना है, अपना एसेट्स एंड लायबिलिटी को एडजस्ट करना है। दूसरा नॉन एडजस्टिव में क्या है, नॉट रिलेटेड टू कंडीशन एग्जिस्ट बैलेंस शीट डेट, नॉट अफेक्ट द फिगर ऑफ द फाइनेंस स्टेटमेंट, अफेक्टिंग द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द इंटरप्राइजेस, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ नॉन एडजस्टिव चीज़ कहाँ शो करना है आपको, बोर्ड डायरेक्टर का रिपोर्ट के अंदर शो करना है, उसका नेचर और उसका एस्टिमेट फाइनेंशियल इफेक्ट। अगर नहीं कर पाए तो बोल देना एस्टिमेट नहीं कर पा रहे अमाउंट का, ठीक है। चलो, तो ऑलरेडी आपने किया है, मैं क्यों बताऊं भाई, आपको इसको रिवाइज करना है। स्टूडेंट आप हो, मैं नहीं, हम तो सर है। तो सुनो, पढ़ते जाते हैं। अभी अगला सवाल 10,000 रुपये के लिए, ये रहा आपके स्क्रीन पे। चलो, वाइल प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट फॉर द ईयर एंड 31 मार्च द कंपनी मेड अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, 5% का प्रोविजन किए थे। इन द लास्ट वीक ऑफ द फेब ए डेटर 20 लाख सफर्ड हैवी डेटर ऑफ 20 लाख सफर्ड हैवी लॉस ड्यू टू भूकंप। द लॉस वॉज नॉट, गुड न्यूज़ ये कि लॉस नॉट कवर्ड बाय द इंश्योरेंस कंपनी। तो इसका मतलब 31 मार्च को वो सिचुएशन था कि वो पैसा नहीं देगा, क्योंकि पहली बात वो इंश्योरेंस ही नहीं है, तो उसको तो हैवी लॉस हुआ, और बाद में भिखारी हो गया अप्रैल में, हमें पता चला। तो ये पढ़ा है ऑलरेडी हमने, ये एडजस्टिव इवेंट, हमें एडजस्ट करना है, एडजस्टिव इवेंट है, क्योंकि 31 मार्च को ये सिचुएशन था कि आदमी पैसा नहीं देगा। तो 31 मार्च को लिखना गलत होगा कि डेटर में से केवल 5% ही प्रोविजन किया, पूरा प्रोविजन कर दो। पढ़ो नीचे, ये पहला ये समझा देना AS4 क्या बोलता है, बाद में एनालिसिस एंड कंक्लूजन। जैसा लॉ में लिखते हो, the debtor of 20 lakhs suffered heavy loss due to bhukamp in the last week of the fair, not covered by insurance. These amounts already known to the company. हाँ, this information already known to the company. बस अप्रैल में बस एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिला, उससे कुछ मतलब नहीं है। फुल प्रोविजन करना है आपको 20 लाख का। हाँ, फुल प्रोविजन करना है 20 लाख का इन द फाइनल अकाउंट फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2016। समझा? यस सर। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नंबर 10 पढ़ते हैं। मतलब यहाँ 11 दिखता रहेगा, 10 बोलो आप, ठीक है। हम 10 ही बोलेंगे, हम आपके लिए 10 कर देते हैं। और इसको सर, इसको 9। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। 9। अब क्वेश्चन नंबर 10 आ जाओ। द बोर्ड डायरेक्टर, अगला पढ़े क्वेश्चन फटाफट देखो। द बोर्ड डायरेक्टर ऑफ न्यू ग्राफिक इज इन बोर्ड मीटिंग हेल्ड ऑन 18 अप्रैल कंसिडरिंग द अप्रूवल ऑफ द ऑडिट फाइनेंस स्टेटमेंट अलॉन्ग विद द ऑडिट रिपोर्ट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर एंडेड रिकमेंड डिविडेंड 2 पर शेयर। वो लोग रिकमेंडेड कर रहे हैं कि डिविडेंड 2 पर शेयर देंगे ऑन 2 करोड़ फुल्ली पेड इक्विटी शेयर 10 ईच फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2017, ठीक है। ये बोर्ड मीटिंग कब हुआ बेटा जी? बोर्ड मीटिंग गो टू हेल्ड ऑन 18 अप्रैल
18 अप्रैल मतलब बैलेंस शीट के बाद हुआ बोर्ड मीटिंग, उसमें क्या डिसाइड हुआ कि डिविडेंड देना है पिछला साल 16-17 का, एंड अप्रूव द मेंबर इन द फोर्थ कमिंग एजीएम जो 16 जून को हुआ, द सेम इज पेड टू ऑल द एलिजिबल शेयर होल्डर। तो सवाल ये है क्या करना चाहिए इसका, डिस्कशन द अकाउंट स्टेटमेंट प्रेजेंटेशन प्रपोज डिविडेंड, ये जो डिविडेंड प्रपोज किया था हाँ मिला, कंसिडर अप्रूवल ऑफ ऑडिटेड फाइनेंस स्टेटमेंट एंड ऑडिट रिपोर्ट ब्ला ब्ला, रिकमेंडेड डिविडेंड ऑफ 2 पर शेयर फॉर द ईयर एंडेड फॉर द 2 एंड इफ द अप्रूवल ऑफ मेंबर द फोर्थ कमिंग एनुअल जनरल अप्रूवल भी हो गया। ठीक है, तो ये जो डिविडेंड है क्या हम लोग 16-17 में शो करें? आंसर ये नॉन एडजस्टिव। याद करो किधर भी दूर दूर तक स्टैच्यूटरी रिक्वायरमेंट थोड़ी ना बेटा, ये नॉन एडजस्टिव है, समझ में आ रहा है? नॉन एडजस्टिव है, नॉन एडजस्टिव। चलो पढ़ते हैं, ये पहला ऊपर का थ्योरी लिखा है, नीचे आंसर पढ़ते हैं हम लोग। काम का बातें बोलता है, प्रोविजन फॉर प्रपोज डिविडेंड इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी मेड सिंस द प्रपोज डिविडेंड टू बी डिस्क्लोज इन द नोट टू द फाइनेंस स्टेटमेंट अकॉर्डिंग द डिविडेंड ऑफ फोरकर रिकमेंडेड बाय द न्यू ग्राफिक लिमिटेड इन द बोर्ड मीटिंग 18 शॉल नॉट बी अकाउंटेड फॉर इन द, देखो बोला है शॉल नॉट बी अकाउंटेड फॉर इन द बुक ऑफ द irrespective द फैक्ट दैट इट पार्टनर टू द ईयर, भले वो 16-17 का लेकिन 16-17 में नहीं लिखने का, एंड विल बी पेड आफ्टर द अप्रूवल ऑफ द जनरल मीटिंग ऑफ द, ठीक है इसको नहीं लिखना है, उसको नेक्स्ट इसमें ही लिखा जाएगा। ठीक है, बिकॉज इट इज़ अ नॉन एडजस्टिव इवेंट, कोई स्टैच्यूटरी रिक्वायरमेंट नहीं बोला है, देयर इज नो स्टैच्यूटरी रिक्वायरमेंट कि हमें लिखना ही लिखना है, ऐसा कौन बोला इधर, लॉ ने। ओके तो इसीलिए हम इसको नहीं शो करेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 सुनो, द अकाउंटिंग ईयर मिला, क्वेश्चन नंबर 11 दिखाई दे रहा है बेटा, चलो पढ़ो। द अकाउंटिंग ईयर ऑफ डी लिमिटेड एंडिंग ऑन 31 मार्च बट द अकाउंट वॉज अप्रूव्ड ऑन 30 अप्रैल। ठीक है, 15 अप्रैल को फायर ऑकर्ड इन द फैक्ट्री प्रीमाइसेस, आग लगा अपना, द लॉस बाय फायर इज सो मच मैग्नीट्यूड, इतना खतरनाक आग लगा दैट इट इज नॉट अ पॉसिबल, द मैग्नीट्यूड इट इज नॉट पॉसिबल टू एक्सपेक्ट द एंटरप्राइज टू डी लिमिटेड टू स्टार्ट ऑपरेशन अगेन, फिर से हम कभी नहीं शुरू करने वाले, दी एंड हमारा। इसका मतलब याद आ रहा है, एडजस्टिव इवेंट में अगर आपका गोइंग कंसर्न इफेक्ट होता है तो आपको एडजस्ट करना है, तो इसमें पढ़ने का जरूरत भी नहीं है, गोइंग कंसर्न का रेफरेंस दे देना, गोइंग कंसर्न इफेक्ट होने वाला है। तो आंसर फायर ऑन द फैक्ट्री ऑफिस प्रीमाइसेस बट द बिफोर अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल द लॉस ऑन द फायर इज सो मैग्नीट्यूड नॉट पॉसिबल, वही ऊपर का रामायण लिखा है, दैट इज गोइंग कंसर्न असम्पशन इज नॉट वैलिड, है ना। इन सच ए केस द इंटायर अमाउंट नीड टू बी प्रिपेयर एज पर द लिक्विडेशन बेसिस, मतलब एडजस्ट करना है, समझ में आ रहा है, एडजस्टिव इवेंट है, एडजस्ट करना है। आगे क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 सुन रहे हैं, क्वेश्चन नंबर विच सर 12, तो जो क्वेश्चन नंबर 12 है पढ़ते हैं, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, आपको बताना ट्रू और फॉल्स बताओ स्टेटमेंट में। तो सुनो ना, इसको रेड से दिखाता हूँ आपको मैं। बोलता है AS4 बोलता है कॉन्टिजेंसी इज ए कंडीशन और सिचुएशन दैट अल्टीमेट आउटकम ऑफ गेन और लॉस विल बी नोन और डिटरमाइंड ओनली ऑन ऑकरेंस ऑफ, ओनली ऑकरेंस नहीं आना चाहिए, ये गलत वर्ड है, इसको लिखना फॉल्स है, बोलना ऑकरेंस और नॉन ऑकरेंस, ये लिख देना आगे, बस और कुछ नहीं, मतलब हो भी सकता है नहीं हो सकता, उसको बोलते हैं कॉन्टिजेंसी। वो बोल रहा है कॉन्टिजेंसी का मतलब क्या है, तो कॉन्टिजेंसी एक सिचुएशन होता है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ये बोलता है होगा ही। ऑकरेंस और नॉन ऑकरेंस ऑफ वन और मोर फ्यूचर इवेंट। ठीक है, 12 टाइम पास था, 12 13 नहीं है इधर, 12 इसको 13 डालते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, मिले सुर मेरा तुम्हारा तेरा, मिला 13 वाला, चलो फटाफट पढ़ते, बहुत सारे क्वेश्चन है इसके अंदर। द फाइनेंस स्टेटमेंट ऑफ पीके ने PQ लिमिटेड दिया हुआ 17-18 का, अप्रूव द बोर्ड 15 जुलाई को अप्रूव हुआ, ये डेट जरा ध्यान देना बेटा जी, 15 जुलाई को अप्रूव हुआ, ठीक है, मन में रखना, मन में विश्वास। द सूट अगेंस्ट द कंपनी एडवर्टाइजमेंट फाइल्ड बाय द पार्टी ऑन 20 अप्रैल, 20 अप्रैल को क्लेम फॉर डैमेज 25 लाख, जल्दी बताओ एडजस्टिव क्या नॉन एडजस्टिव, सोचो कभी कोर्ट में केस फाइल किया था 20 अप्रैल को, मतलब 31 मार्च को मालूम था कि आपको एक कोर्ट में केस करने वाला है, नहीं, तो ये नॉन एडजस्टिव है, नॉन एडजस्टिव मिला पहला वाला, नॉन एडजस्टिव। टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द एक्विजिशन ऑफ द बिजनेस ऑफ द अनदर कंपनी हैज बीन डिसाइडेड बाय मार्च, टर्म्स एंड कंडीशन पहले डिसाइड हो चुका है, टर्म्स एंड कंडीशन पहले डिसाइड हो गया मतलब सब तो हो चुका है,
तो इसका मतलब ये एडजस्टिव इवेंट है। ये कौन सा इवेंट है? ये एडजस्टिव इवेंट है, हमें एडजस्ट करना है। आगे बढ़ते हैं। चोरी हुआ 5 लाख का बाय द कैशियर ऑन 31 मार्च बट वॉज डिटेक्टेड ऑन 31 मार्च को चोरी हुआ। तो बेटा जी 31 मार्च को जब चोरी हुआ तो आगे पढ़ो। द थेफ्ट ऑफ कैश ऑफ 5 लाख बाय द कैश ऑन 30 बट वॉज डिटेक्टेड ऑन 16 जुलाई। सुनो 16 जुलाई, 16 जुलाई मतलब अप्रूवल के बाद पता चला, अप्रूवल के बाद पता चला। तो ये भाई साहब मानता हूँ सिचुएशन था, लेकिन यार मालूम भी तो चाहिए ना, थोड़ा तो कुछ तो मालूम होना चाहिए। तो ये 16 जुलाई को पता चला। कब लिखा है? 16 जुलाई को। तो इसीलिए ये अप्रूवल के बाद, क्योंकि अप्रूवल का डेट क्या है बेटा? 15 जुलाई ना, 15 जुलाई के बाद पता चला। अब ये एडजस्ट नहीं करेंगे, नॉन एडजस्टिव इवेंट है, सुन रहे हैं? नॉन एडजस्टिव इवेंट है। इसको AS5 में डिस्क्लोज करेंगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम AS5 में अगले साल डिस्क्लोज करेंगे। तो जब डिस्क्लोज करेंगे तो एज पर AS5 डिस्क्लोज करेंगे। कंपनी सेंड ए प्रपोजल, ऑलरेडी हमने किया लग रहा है यार। कंपनी सेंड प्रपोजल दिया, टू प्रपोजल देने से कुछ नहीं होता है, प्रपोजल देने से कुछ नहीं होता है। तो आंसर नॉन एडजस्टिव, नॉन एडजस्टिव, नॉन एडजस्टिव। प्रपोजल देने से कुछ नहीं होता है। मेजर फायर इन द डैमेज इन द डैमेज द फैक्ट्री, डैमेज द एसेट ऑफ द फैक्ट्री ऑन फायर, हाउएवर द एसेट इज फुल्ली इंश्योर्ड। गुड न्यूज़ ये है कि एसेट जब फुल्ली इंश्योर्ड है तो कोई भी एडजस्टमेंट नहीं करना है, तो नॉन एडजस्टिव। हाँ, जब फुल्ली इंश्योर्ड है तो किस बात का नुकसान? तो यही सब आंसर दिखाई दे रहा है। एक बार आप इसको अच्छे से पढ़ लेना, ऑलरेडी मैंने किया था, वीडियो पॉज किया हूँ। ये देखो बैलेंस, मिला, बस इतना ही था, ख़त्म। तो यहाँ तक जितना भी मैंने बताया बेटा इसको अच्छे से कर लेना, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट AS में।